नमस्कार। आज हमारे साथ पॉडकास्ट के इस अंक में जो ख़ास मेहमान हैं उनका परिचय मैं ऐसे कराऊं कि ये हैं एक डॉक्टर जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, भावनाओं के अनुरूप आपके व्यवहार को समझते हैं और उस अनुरूप आपका इलाज करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट के अंक में मौजूद हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज के कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार, जिनसे आज हम बात करेंगे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, क्या सब कुछ आपके व्यवहार के रूप में नज़र आता है। इसे समझना और इसे समझकर इसके अनुरूप इसका इलाज करना क्या बहुत आसान है या इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और इन चुनौतियों को कैसे ये पार करते हैं, कैसे इन तक पहुंचने वाले मरीजों का ये इलाज करते हैं और उनके व्यवहार से आज के समय में किस तरीके के नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, ये जानना और समझना ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस अंक में। धन्यवाद। धन्यवाद। राजेश जी, चूँकि जब हम बात कर रहे हैं एक साइकेट्रिस्ट की तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप तक वो लोग पहुंचते हैं जिन लोगों के सामने संभवतः साधारण तौर पर लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, और आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचने वाले व्यक्ति को मानसिक तौर पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इमोशनल और बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी उनके सामने आती हैं। आप कैसे उससे ट्रीट करते हैं, आप कैसे उसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइकेट्री डिपार्टमेंट जो है वो और डिपार्टमेंट की तरह, जैसे मेडिसिन्स डिपार्टमेंट हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गए या ईएनटी हो गए या कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, उसी की तरह है। एमबीबीएस के बाद की एक पढ़ाई होती है जिसमें कि हमारा स्टडी जो होता है वो ह्यूमन के इमोशन से रिलेटेड और ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड, उसके हैबिट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है उससे होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर मैनिया, इस तरह की काफ़ी बीमारी है जो इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। 3 साल के जद्दोजहद के बाद हम लोग अच्छे से पास होते हैं और उसके बाद फिर हमारी जर्नी शुरुआत होती है लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों के बिहेवियर के साथ और उसके इमोशंस के साथ, उसको अच्छे से देखना और उसका ट्रीटमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने जैसा बताया कि क्या क्या आपके जर्नी में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो इसमें बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है। सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ है स्टिग्मा। स्टिग्मा के चलते लोग आना नहीं चाहते हैं। जैसे सबके मन में यही होता है कि साइकेट्रिस्ट एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें से तो जो एक बार हो गया बीमारी तो वो ज़िंदगी भर जो दवाई खाएंगे वो तो सोता ही रहेगा, फाइन। या फिर कुछ और तरीके के अपने आपस में स्टिग्मेटाइज़ कर रखे हैं कि सोसाइटी में क्या बोलेगा, सोसाइटी में लौटेंगे तो उनको पागल बोलेंगे, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नौकरी चाकरी में क्या होगा अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो इस तरह की बहुत सारे उनके मन में वहम आ जाता है या फिर विचार आते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहूँगा। बिल्कुल डॉक्टर सर, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही थी क्योंकि एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञान, एक होता है थ्योरेटिकल ज्ञान। जी थ्योरी में तो आप जैसे तमाम दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह आपने भी पढ़ाई पढ़ी और उसके जी बाद जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतरे हाँ तो ये कहीं किसी किताब में लिखी नहीं जाती कि ऐसा है तो यही होगा या ये हो रहा है तो इसके पीछे के यही कारण होंगे। मैन टू मैन ये वेरी भी करता होगा, बहुत वेरी किसी की मनस्थिति अलग नजर आती होगी, तो वहाँ पर उसे कैसे आप हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल। ये जो प्रॉब्लम है, कोई भी डायग्नोसिस है, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बीमारी सेम होता है, लेकिन अगर कोई अर्बन पॉपुलेशन है तो उसमें कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है उनके अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, फीमेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स तो वेरी करते ही हैं। जो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया बीमारी, जिसका इलाज नहीं हो पाया है, उनमें सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। जो अभी अभी एकदम एक्यूट कंडीशन में आए हैं उनके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का स्टडी किया जाता है और इन सारे स्टडी का एक एम्पिरिकल होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है ना। हर चीज़ रिसर्च है यहाँ पे बिल्कुल।
जैसे बहुत सारी हमारे सोसाइटी में ट्रीटमेंट है जो रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ दे दिया जाता है, लेकिन इसका पूरा रिसर्च होता है, रिसर्च किया हुआ है, उसी के रिसर्च के बेसिस पे ही मेडिसिन्स बनाया हुआ है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई हुई है। अगर हम देखें इसकी जर्नी तो पिछले 20 से 30 साल में इसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया इसके ट्रीटमेंट में। जहाँ अगर हम 90s के आसपास में देखें, अगर 1990s के आसपास में अगर इसमें 10-20 दवाइयाँ थी, आज के डेट में ये कम से कम 100 to 150 मेडिसिन के साथ आ रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नील हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। और प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि हर एक पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता है, उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है, तब उसमें दवाई की अगर ज़रूरत है तो दवाई देते हैं, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग देते हैं, अगर कुछ और थेरेपी की ज़रूरत है तो और थेरेपी भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। एक शख्स, मरीज तो मैं उसे बाद में कहूँगी जब आप उसे डायग्नोज कर लेंगे। जी बिल्कुल। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल पहुँचता है अपनी परेशानियों के साथ, तो वो साइकेट्रिस्ट तक कैसे पहुँचे, उसे कैसे समझ में आए कि अब उसको किसके पास जाकर अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सही वक्त पर सही डॉक्टर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तब आपकी बीमारी सही वक्त पर इलाज के रूप में आ पाती है। जी। तो वो कैसे जाने कि हाँ उसे अब एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? जी, इसमें नॉलेज का होना तो ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट्स को कैसे नॉलेज होगा, कैसे अवेयर हो, शायद हम उसी के लिए बैठे हैं कि आज हम डायरेक्ट पेशेंट्स के पास पहुंच रहे हैं अपनी बातों को लेके। और इसी तरीके से और भी लोग और भी संस्थाएं न्यूज़ के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर या वीडियो ऑडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे डॉक्टरों को भी हम लोग का ट्रेनिंग होता है, साइकेट्रिस्ट का सबका ट्रेनिंग मस्ट होता है, एटलीस्ट 15 डेज़ की ट्रेनिंग। कोई भी डिपार्टमेंट है हमारे मेडिकल फेटर्निटी में, उसमें साइकेट्री की 15 डेज़ की ट्रेनिंग मस्ट होती है, सो दैट कि आप कम से कम पहचान सकें और उसको रेफ़र कर सकें। अब बात आया कि कन्फ्यूजन कहाँ पे है, कि कहाँ पे वो भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। तो इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, स्टिग्मा के चलते, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा है कि अवेयर नहीं है लोगों के बीच में, तो वो डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं करते हैं। बट हाँ, आज की जो मीडिया है उससे काफ़ी लोग अवेयर हैं और वो काफ़ी हेल्प ले रहे हैं और वो डायरेक्टली आ भी रहे हैं। तो अगर हम जर्नी में देखें कि लास्ट 15 to 25 ईयर्स में तो बहुत अच्छा से जो है वो अवेयर हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है और डायरेक्ट अप्रोच भी कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी रेफ़र कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पे इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है। पेशेंट को क्या हो रहा है, उन्होंने बताया कि सर छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन है। और ऑफ कोर्स छाती में भारीपन है या धड़कनें तेज़ हो गई है, तो वो आते हैं अपना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आके ये सारे सिम्टम्स के साथ वो फर्स्ट जो डॉक्टर्स हैं उसको सलाह लेते हैं। डॉक्टर्स ने देखा कि भाई छाती में दर्द है, तो उन्होंने अपना एक ईसीजी किया, ब्लड टेस्ट किया, तो उनको लगा फर्स्ट जो अप्रोच था उसमें सब कुछ नॉर्मल लगा। अब उनको लग रहा है कि हम ये कैसे करें, छाती का दर्द है, तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास मान ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास है, तो कार्डियोलॉजिस्ट अपना नज़र से देखेगा कि कहीं ये ईसीजी में दिक्कत तो नहीं है, ये कार्डियक अटैक तो कार्डियक का रीजन तो नहीं है। अगर उसको हम देखें पल्मोनोलॉजिस्ट के थ्रू, जैसे चेस्ट का जो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको लगेगा कि कहीं लंग्स का कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है। अगर गैस्ट्रो वाला डिपार्टमेंट में जाए तो गैस्ट्रो वाले ही बोलेंगे कि ये चेस्ट पेन जो है वो आपका गैस्ट्रिक पेन के चलते हो रहा है। तो इस तरह से सबका है, लेकिन सिम्टम्स एक ही है, छाती में दर्द। फर्दर जब इंक्वायरी करते हैं कि और क्या क्या दिक्कत हो रही है भाई, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, सारे डिपार्टमेंट वाले एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पता चलता है कि ये सारे छाती में दर्द के अलावा या छाती में भारीपन के अलावा उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, सांस में दिक्कत आती है,
मन में बहुत ज़्यादा विचार आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एक जगह स्थिर से बैठ नहीं पाते हैं। उनको जैसे खुली जगह पे सांस लेने के लिए जाना पड़ता है, सांस इस तरह से उनको लगता है कि ज़ोर ज़ोर से सांस लिया जा रहा है। मन में विचार बहुत आने लग जाते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों हिस्ट्री में लेते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, ये तो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम्स है ना। एंग्जाइटी में भी अगर देखें तो दो तरह का प्रॉब्लम्स होता है। एक शारीरिक तौर पे जो मैंने बताया अभी, जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में पहुंचते हैं वो पैनिक अटैक के साथ ही पहुंचते हैं। और दूसरा जो आता है इसका सिम्टम्स है वो ब्रेन के लेवल पे है। ब्रेन के लेवल पे एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओवर थिंकिंग में अनकंट्रोल्ड अनवांटेड विचार चलते रहते हैं, मतलब विचार पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अनकंट्रोल वे में ऑटोमेटिक चलते रहता है वो। आप सोचेंगे कि अरे ये विचार तो मेरे लिए बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये क्यों ऐसा विचार चल रहे हैं। तो पता चलता है कि नहीं, ये विचार तो ऑटोमेटिकली आ रहा है और अनकंट्रोल्ड, हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ये विचार इतने, इसका खासियत ये होता है कि निगेटिव होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है या पास्ट से रिलेटेड होगा। फ्यूचरिस्टिक में ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से निगेटिविटी फ्यूचर वाला उनके मन में चलते रहता है। जैसे अगर किसी को पुराने बीमारी में, मान लिया कार्डियक प्रॉब्लम ही है, तो अब कार्डियक प्रॉब्लम से उनको इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि इसका आगे चल के क्या होगा, कहीं और तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। मतलब तो उसके चलते भी ना, उससे हाँ, लेकर अपने से उस पर ज़्यादा सोचने लगते हैं या फिर उस तरह के विचार उन्हें ज़्यादा आने लगता है, और तब जाकर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, अपने आप विचार आने लगते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे इंटरनेट हो गया है, तो पहले तो लोग गूगल पे सर्च करते थे, अब तो लोग चैट जीपीटी से उसके बीमारी में बात करने लग जाते हैं। अब हम जाते हैं किसी प्रॉब्लम्स को लेके कि सांस में दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब चैट जीपीटी को तो नहीं पता है आपके बारे में, वो उसके बारे में 10 चीज़ें बता दिया। आप अपना एक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं, वहाँ से 10 नेगेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब वो और ज़्यादा, आप तो मतलब एंग्सियस आप हैं पहले से ही। प्रॉब्लम को दूर करने के बजाय आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करके जहाँ पर आपकी परेशानी को वो समझ नहीं रहा है। जी बिल्कुल। आपको जिस फिजिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत थी जी। वहाँ पर आप ऐसे माध्यमों में पढ़कर अपनी परेशानी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के दिनों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये शब्द जो हैं वो अमूमन सारे लोग चर्चा तो करते हैं कि भाई एंग्जाइटी हो जा रही है, हमें डिप्रेशन हो जा रहा है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्या अलग अलग चीज़ें हैं? इसे समझें कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें? किसी व्यक्ति को एंग्जाइटी हो रहा है, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, या ये दोनों टर्म भले अलग हैं, एक ही परेशानी, एक ही चीज़ है, और इसके लिए उसे पहले तौर पर क्या करना चाहिए? अगर उसे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो वो क्या करे? जी बिल्कुल, अभी आपने जो बताया कि क्या एंग्जाइटी और डिप्रेशन अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। दोनों एक तरह से परिवार ही अलग है बीमारी का। जो डिप्रेशन है वो मूड का प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम है। लेकिन एंग्जाइटी में ये प्रॉब्लम नहीं है। एंग्जाइटी में आपका विचारों का प्रॉब्लम्स है, जो कि आपको पैनिक कर रहा है। एक अनवांटेड ऐसा विचार आ रहा है जो कि कल्पनाओं में है, लेकिन वो डरावने वाला चीज़ है। ठीक है, एक तरफ ये है। दूसरी तरफ जो डिप्रेशन है, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है उदासीपन का आता है। लोग उदास हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी लेवल लो है, मन में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, उसमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं। जो पहले इंटरेस्ट की लेवल, जैसे खाना पीना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ जाना, ये सारी चीज़ें पहले से डाउन हो गया। पिछले 3 महीना 4 महीना से पता चला धीरे धीरे डाउन हो रहा है। नींद नहीं आ रही है उसे, वो बिल्कुल इरिटेबल रहता है, कुछ भी बात करने जाएंगे तो चिड़चिड़ापन रहेगा। इसके पीछे तो वजह ये क्या सारी होती है? चीज़ें जो है ना, वो डिप्रेशन के लक्षण से हैं। वजह क्या होती है कि इस तरीके के स्टेज में एक पेशेंट पहुंच जाता है? क्या उसके लिए फैमिली जो बैकग्राउंड है वो मैटर करते हैं, जिस माहौल में वो रह रहा है, या आजकल मोबाइल पर ज़्यादातर लोग वक्त बिताते हैं, ज़्यादा वक्त बिताते हैं,
तो क्या ये सब भी एक बड़ी वजह है आजकल एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीजों की संख्या को बढ़ाने में? जी मैम, आपने बहुत सही बताया। देखिए, एंग्जाइटी या डिप्रेशन ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये मिक्स होता है। इसमें जो कारण है, एटियोलॉजी बोल रहे हैं जिसको, तो वो मिक्स एटियोलॉजी है। मिक्स एटियोलॉजी का मतलब ये है कि कोई एक कारण हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इसके चलते ये हो गया। बहुत सारे रीजंस हैं। फैमिली का हो सकता है, वर्क का हो सकता है, अपना खान पीन का हो सकता है, आपका रहन सहन, एक्सरसाइजेज, ये सब के चलते हो सकता है। लेकिन जो डेटा देखा गया है उसमें से ये देखा गया कि सिर्फ 30 to 40% जो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है वही स्ट्रेस से रिलेटेड है। बाकी 50 और 60% जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, बाकी जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं। अब ये जो ऑटोमेटिकली जो शारीरिक तौर पे होता है वो क्यों होता है, तो इसमें ये देखा गया है कि शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे विचार को और हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब उस केमिकल्स का नाम है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन हमारे जो ब्रेन का कुछ पार्ट है उसमें डिसरेगुलेटेड हो जाता है। डिसरेगुलेशन का मतलब है कि उसका वहाँ पे कंसंट्रेशन की कुछ जगह पे कमी, कुछ जगह पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खराब हो गया है। तो उसके चलते जो है उसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है, और डाउन होने की वजह से उनकी मात्राएं कम हो जाती है। मात्राएं कम होने की वजह से आपका विचार बढ़ जाता है और मूड लो हो जाता है। मूड लो होने का मतलब उदासीपन, विचार बढ़ना मतलब विचार के फ्लडिंग आ जाना, नकारात्मक विचार। और अगर किसी के मन में नकारात्मक विचार बार बार आए तो क्या होगा, उनको वही लगेगा कि सब कुछ बेकार है, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। उदासीपन के साथ साथ आपका इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। उनको कभी कभी तो लोग आत्महत्या के भी विचार उसमें बहुत कॉमन हो जाता है। बहुत सारे तो केसेस जो हाल के दिनों में जिनमें बच्चों की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें पारिवारिक परिस्थितियां भी बिल्कुल सामान्य नज़र आती हैं, माता पिता को भी नहीं पता होता और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या उसके पीछे भी एक वजह हो सकती है कि बच्चा जो है वो शांत रहना शुरू कर रहा था, तब भी मॉनिटर होना चाहिए था गार्जियन के स्तर पर कि क्यों बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, क्यों बातचीत वो कम कर रहा है या किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है। ये सारी चीज़ों पर भी एक मॉनिटरिंग ज़रूरी हो जाती है। बहुत ज़रूरी, और ये सारी मॉनिटरिंग तभी होगा जब आपको नॉलेज होगा या फिर आप अवेयर हैं उन चीज़ों के लिए। लेकिन इतना ध्यान तो दिया ही जा सकता है कि अच्छा, ये जो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले जिस तरह से था उसका एकेडमिक पुअर होता जा रहा है, खाना पीना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर वो दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं रहा है, तो ये बच्चों में डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा ये है, संख्या है। आप लोगों जो के पास चूँकि बहुत सारे केसेस भी आते होंगे डॉक्टर, जी मैम, तो उनमें बच्चों को लेकर क्या केसेस आपको लग रहा है कि हाल के दिनों में बढ़े हैं? हाँ, प्रेवलेंस रेट ओवरऑल तो बढ़े हैं। प्रेवलेंस रेट का मतलब ये है कि समाज में जो संख्या है मानसिक रोगों का, और उसमें खासकर एंजाइटी और डिप्रेशन की संख्या तो काफ़ी बढ़ गई है पहले से। अगर डेटा देखें तो ओवरऑल इंडिया में अभी जो बहुत अच्छी स्टडी नहीं है, बट फिर भी हमारा ICMR, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये सब के स्टडी में हमने ये देखा है कि जो ओवरऑल परसेंटेज रेट है वो करीब करीब 4 से 7% है। दैट मीन्स कि 100 लोगों में वो करीब करीब 4 से 7 लोगों में है। ये ओवरऑल पॉपुलेशन में है। अगर इसको स्पेसिफाई करें, 18 से 35 साल की उम्र की बात करें, तो यही वाला जो है हाई एंजाइटी सिम्टम्स और एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो हाई एंजाइटी सिम्टम्स हैं वो करीब करीब 18 से 20% बच्चों में ऐसा मिल रहा है, मतलब 18 से 35 साल के एज ग्रुप में। वैसे ही 35 से 45 वाला में भी करीब करीब 20% आ रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं बहुत हाईली जो है वल्नरेबल लोग हैं ये सारे, तो काफ़ी मिल रहे हैं। डिजॉर्डर्स थोड़ा सा उससे कम है, जैसे हम अगर क्लिनिकली डिसऑर्डर माने तो उससे थोड़ा सा कम है, जैसे कि 10 से 12% है, लेकिन ये भी काफ़ी संख्या में है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और लोग का इफ़ेक्ट होने का कारण भी है। अगर हम देखें तो
आज के जो स्टडी से लेके वर्क करने कल्चर तक का देखें, आपका फैमिली से देखें, रिलेशनशिप तक का भी देखें, तो एवरी वेयर जो है कुछ ना कुछ पहले से डिफरेंट है, जिसको कोपिंग कैपेसिटी नहीं है, कोप नहीं कर पा रहे हैं हम, और हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन में से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सब कुछ है। जी, एक बिल्कुल। व्यक्ति जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, उसके संभवतः वो कभी इस तरह की परिस्थितियों में जाएगा नहीं, या फिर अगर उसके पास ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो उससे टैकल करने वो बेहतर तरीके से टैकल कर पाएगा। आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए साधारण लोगों को क्या करना चाहिए, जिनमें हैबिट वो अपनी बेहतर रख पाएँ, इससे आपका मेंटल हेल्थ बेहतर रह पाएगा, परेशानी आपके पास कम आ पाएगी, या अगर आएगी तो आप उससे फाइट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पे कुछ बताता हूँ आपको चीज़ें। अगर हम, जैसे हमने कारण बताया था कि खाने पीने से लेके रहन सहन तक का, रिलेशनशिप तक का, इन सारी चीज़ों से हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। तो हर जगह काम करने की ज़रूरत है, हर जगह आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, हर जगह आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस जब हम कर लेते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम्स का, तो वहीं से हमारा ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना। अगर आपको तो परेशानी है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि एक्सेप्ट है, कीजिए, है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल या नहीं। इसके लिए आप कंसल्ट करने जाएं किसी से, आप खुलकर उसके लिए बात करें, तो आप पहली जंग वहीं पर जीत लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बता रहा हूँ ना कि एक्सेप्टेंस अगर है तो 50% काम आपका हो गया, है ना। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस है तब अब आप प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग नहीं सोच रहे हैं, अब सॉल्यूशन बेस्ड पे आ गया है। अब आप एक एक चीज़ है ना, आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को डिस्कस करके सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन है। अब सिंपल सा चीज़, मैं सुबह से रात तक की कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे कि हम रोकथाम कर सकते हैं। 3 रूटीन तो बिल्कुल आप परफेक्ट रखिए। 3 रूटीन में क्या क्या है? सबसे पहले सोने जागने का समय एकदम निर्धारित कीजिए, लाइफ लॉन्ग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, इसमें किसी का डे टाइम है, किसी का नाइट टाइम है, लेकिन वो फिक्स करके रखिए। किसी किसी का दिक्कत आती है तो भी वो उनको अपने नींद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, खाने पीने का समय। खाने पीने का समय, जैसे ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट के समय में ही खाएं, लंच को लंच की तरह, डिनर को डिनर की तरह। इससे क्या है कि इसका आपका गट हेल्थ ठीक रहेगा। गट हेल्थ ठीक रहने से आपका मानसिक रोग भी काफ़ी ठीक रहता है। गट और ब्रेन ये काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपका बोवेल ब्लैडर का मूवमेंट है। जैसे वॉशरूम हो गया, अपना स्टूल पासिंग का है, ये सब भी फिक्स रखेंगे तो भी आपका काफ़ी ठीक रहेगा। इसके अलावा आपका एक्सरसाइजेज हैं, आप योग करना शुरू करें, आप मेडिटेशन शुरू करें, आप हमारी अपनी जो हिस्ट्री, इंडियन कल्चर का जो बुक्स हैं, जैसे वेदांत हो गया, बौद्धिज़्म हो गया, या फिर और भी पद्धतियाँ बहुत सारे हैं, वो सब के सब ना मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उन्होंने समझाया है। अगर हम बौद्धिज़्म की बात करें तो वहाँ से माइंडफुलनेस की शुरुआत हुई है। माइंडफुलनेस की शुरुआत ये है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके उसके बाद फिर आप एक्सेप्ट करके फिर आप उस पर रिएक्ट करो, ठीक है ना। तो ये इस तरह का माइंडफुलनेस का जो है वो बुद्धिज़्म ने दिया है। वैसे ही हमारे वेदांत ने बोला है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ रहो, कोई भी काम करो कंसंट्रेशन के साथ करो। उसमें क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, आप उसको कर्ता के हिसाब से नहीं, एक ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेंगे तो आपकी जो सफरिंग है वो कम होगी, है ना। तो लॉर्ड बुद्धा ने भी यही बोला है, वेदांत ने भी यही बोला है। तो इसी तरीके के और भी पद्धतियां हैं। जैसे हम अपना अगर योग ही करते हैं तो योग, मेडिटेशन, ये सब मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में या उसको मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो पद्धति है वो ठीक करने में हेल्प नहीं करता है, ठीक होके आप मेंटेन करने में इसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हो गया है, प्रॉब्लम्स अगर बढ़ गई है, तो उसका इलाज जो है वो डॉक्टर ही निर्धारित करेगा। वो बेशक आपको दवाई हो या फिर काउंसलिंग हो,
या फिर मेडिटेशन या मेडिटेशन हो, वो सब डॉक्टर ही है। अब इसमें थोड़ा सा 1 मिनट मैं आपका लूँगा मैम, कि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं आगे चल के बताऊँगा, लोगों का क्या होता है ट्रीटमेंट के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे लोग यही सोचते हैं, जो मिथ्स हैं कि साइकेट्री दवाई लंबी चलती है, नंबर 1। नंबर 2, साइकेट्री का दवाई एडिक्शंस होता है, इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इस दवाई को छोड़ोगे तो फिर से प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं रहती है ना। बट ये सारे के सारे मिथ हैं। जो मिथ हैं, आज के डेट में जैसे मैंने बताया कि पिछले 25 सालों में इतनी अच्छी रिसर्च हुई है नैनो टेक्नोलॉजी से, चाहे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी से, कि मेडिसिन स्पेसिफिक हो गया है। जो दवाइयाँ पहले 4 रिसेप्टर पे काम करती थी, अभी सिर्फ और सिर्फ 1 रिसेप्टर पे जाके काम करके वापस आ जाती है और ब्लड अपना यूरिन से पास आउट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा है। जैसा मैंने बताया, लोगों का एडिक्शन सिर्फ 1 या 2 दवाई का है, वो भी अनरेगुलेटेड। अगर डॉक्टर ने 6 महीना पहले लिखा है और आप बिना बताए खा रहे हैं, तो एडिक्शन तो किसी भी दवाई का हो सकता है। इस तरह से ये आपके मन पे भी होता है। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि दिन भर सोने वाली है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है एक्सेप्ट फ्यू जिससे कि आप दिन भर सो रहे हैं। आज के डेट में तो सारे वर्किंग क्लास आ गए हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमारे साइंस ने भी बहुत अच्छी तरक्की कर ली है और इस तरह का कोई मेडिसिन अननेसेसरी नहीं दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि दवाई छोड़ देंगे तो फिर से रिलैप्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलग अलग तरीके के बीमारी हैं जिनका अपना ही कुछ रोल होता है कि रिलैप्स होने की संभावनाएं हैं। तो इसी तरह का जो स्टिग्मा को रोकने का है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो समाज में लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी चर्चा है जिसमें हमें एक अच्छा वक्त देना पड़ता है और ये चर्चा लंबी चलती है, लेकिन आज हमारे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब, आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी पहुंचाने के लिए कि आप अपनी बीमारी से डरिए मत, उससे जीतने का और उससे लड़ने का सबसे पहला तरीका यही है और अच्छा तरीका यही कि आप उसे स्वीकार करें और उसके बाद वहाँ से आपकी पॉजिटिव सोच आपको निकलने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप भी इनसे बेनिफिट हो। जो मैंने बताया है उसको स्वीकार करना है, उसको अच्छे से मैंने कुछ सिम्टम्स भी बताए हैं जिससे कि आप अपने को डायग्नोस कर सकते हैं। आप एक बार इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डॉक्टर के पास से जाके कि इस तरह का प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट का नाम बता दीजिए या फिर आप खुद ही ढूंढ लें। तो इस तरह से हमारी समाज जो है एक मेंटल हेल्थ से मुक्त एक समाज होगा जो काफ़ी हंसी खुशी से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।